आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम भारत की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चाहे वो बच्चा ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हो, डी की तैयारी कर रहा हो, चाहे एस्टेट की, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, पहले हम प्रस्तावना को समझेंगे और उसके बाद में हम उससे रिलेटेड 20-25 क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एक एक शब्द को अच्छे तरीके से गहराई से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, अपना भारत की प्रस्तावना के बारे में आपने यह देखा होगा कि भारत का संविधान और उद्देशिका, कई बार तो आपके पेपर में उद्देशिका शब्द आ जाता है। ठीक है, मार्कर सही है। कई बार बच्चे कह देते हैं जी मार्कर ठीक नहीं है। कई बार तो भारत का संविधान उद्देशिका लिखा होता है, कई बार आपके प्रस्तावना लिखा मिलता है। बात एक ही है। एक एक शब्द को ध्यान से देखना। संविधान आए वो उद्देशिका है, चाहे प्रस्तावना है, एक ही बात है। अब आपके प्रश्न आता है, भारत का प्रस्तावना जो है वो कहां से स्टार्ट है? तो हम कहेंगे हम से स्टार्ट है। हम भारत के लोग से शुरू है प्रस्तावना। और प्रस्तावना को ये देखो, 26 नवंबर 1949, ये क्या है? एक एक शब्द को ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। देखिए अपना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब आपका प्रश्न देखो क्या बन रहा है। न्याय कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अब न्याय कितने प्रकार के हुए? फिर 3 प्रकार के। कितने प्रकार के जिक्र है? 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है। आपका प्रश्न आएगा फिर, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आपसे प्रश्न पूछे स्वतंत्रता का कितने प्रकार में जिक्र है? तो आपका आएगा स्वतंत्रता 5 प्रकार की। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है? 5 प्रकार की। और कितने प्रकार के न्याय का जिक्र है? 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है। वो कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। आप अगला देखो, समता कितने प्रकार की जिक्र है? समानता मतलब समता, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समानता का जिक्र है। ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, यह बात तो होगी भाई। अब प्रश्न अपना जो उठता है वो ये आता है, भारत का जो प्रस्तावना है वो हमने किस देश से लिया है? तो देखो, भारत है यहां पर। तो अब ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब मैं आपको कहूं कि भारत वालों ने कॉपी पेस्ट कर दिया, उन्होंने हो सकता है ये लिख रखा हो हम अमेरिका के लोग, भारतीयों ने ये लिख दिया हम भारत के लोग। ठीक है। अब देखो, अमेरिका से तो ले लिया। अब प्रश्न कई बार यह आता है कि भारत की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में अमेरिका से तो ले लिया। पहला प्रश्न तो यह बन गया, हम भारत के लोग से स्टार्ट है, हम भारत के लोग। यह प्रश्न दूसरा बन गया। तीसरा प्रश्न बन गया भी, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं और प्रस्तावना को प्रस्तावना भी कहते हैं, 2 नाम दे दिए। अब तीसरा प्रश्न क्या बना? उद्देशिका। मेरा कहने का मतलब इस प्रस्तावना का आधार क्या था? भी प्रस्तावना हमारे को रखनी है। तो यहां देखिए, आपको पता होगा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।
और उद्देश्य प्रस्ताव कहां पेश किया, तो आपका उत्तर आएगा संविधान सभा में। तो आपसे पूछे उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पूछे तो यह बता देना, और आपसे पूछे प्रस्तावना का आधार बताओ तो आपका आएगा उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और संविधान सभा में पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि आपको सभी की भलाई के बारे में सोचना है। उद्देश्य, आप संविधान बना रहे हो, आप किस किस उद्देश्यों को ध्यान में रख के इन संविधान का निर्माण करोगे। तो आपका प्रश्न ये भी बन गया, तो इस प्रस्तावना में क्या है फिर। तो आपका प्रश्न बना प्रस्तावना, इस प्रस्तावना में क्या है भाई। तो इस प्रस्तावना में आपका रहेगा संविधान निर्माताओं के विचार, संविधान निर्माताओं के विचार। मेरा कहने का मतलब आपका प्रश्न यह भी बनेगा संविधान निर्माताओं के दर्शन का जिक्र कहां है, तो आपका उत्तर आएगा प्रस्तावना में जिक्र है। उन्होंने क्या सोचा होगा, संविधान के बारे में जितना भी सोचा उन्होंने वो सारी बात प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, सार, प्रियम्बल, सार। अब आपका प्रश्न क्या बनेगा, यहां तक तो सभी के समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न और भी देख लो। जब ये जो प्रस्तावना थी ना, इस प्रस्तावना के अंदर एक तो ये शब्द समाजवादी, एक ये शब्द पंथ निरपेक्ष, और एक ये शब्द थे नहीं। कौन कौन से, समाजवादी भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, अखंडता भी नहीं था। तो आपका प्रश्न क्या बन गया फिर, तो ये कब आ गए, कहां से आए। तो आपका उत्तर देखो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। कौन सा, 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। और कौन कौन से 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यहां तक ये समझ में आया आप सभी के। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं आपको, इनकी परिभाषा भी बता देंगे, पर उससे पहले एक आपको लाइन बता रहा हूं। कई बार पेपरों में ये आ जाता है कि अब आपके देखो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार 7 थे, अब 6 है, 7 से 1 हटा दिया, संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार कहां चला गया, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया। और वो कानूनी रूप कहां लिया, नीति निर्देशक सिद्धांत में लिया। अब यहां पर भी आर्थिक का जिक्र है। क्या जिक्र है, आर्थिक का जिक्र है। तो कई बार पेपरों में ना आर्थिक की बात आई तो आपका उत्तर आएगा मौलिक प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत, क्योंकि मौलिक अधिकार में संविधान के अंदर से संपत्ति का अधिकार हटा दिया तो आर्थिक तो गया, और मौलिक कर्तव्य के अंदर आर्थिक का जिक्र नहीं है। तो आपका उत्तर आएगा प्रस्तावना व नीति निर्देशक सिद्धांत। एक तो ये दिमाग में बिठा लो अपने, कई बार पेपरों में आता है आर्थिक आर्थिक, आप पजल हो जाओ। अगला एक होता है, यहां से प्रश्न आता है बार बार और बच्चे पजल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, इस तरीके के शब्द आए तो आपका उत्तर 26 नवंबर 1949 आएगा। प्रश्न क्या आएगा, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, कब आत्मार्पित किया गया, किसने किया, संविधान सभा ने किया। अपनाया है तो संविधान सभा ने। और संविधान सभा किसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो आपका आएगा जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। किसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और संविधान सभा में जितने सदस्य थे उन्होंने इसको अपना लिया, अंगीकृत मतलब अडॉप्ट कर लिया। ये शब्द आते ही बच्चे पजल हो जाते हैं कि 26 जनवरी आएगा या 26 नवंबर आएगा। ये सब देख लो, यहां से आते ही आपका उत्तर 26 नवंबर 1949 आ जाएगा। अब कई बार पेपर में यह आ जाता है कि भारत का जो ये जो प्रस्तावना है उसके अंदर भारत कितनी बार प्रयोग हुआ है, भारत 2 बार।
एक बार दो बार, यहां पर देखिए एक बार दो बार, भारत दो बार यूज हुआ है। और कई बार पेपर में यह आ जाता है क्या हिंदुस्तान का प्रस्तावना में जिक्र है? नहीं है। किस किस का जिक्र है फिर? तो आपका आएगा भारत और इंडिया का। इंग्लिश वाले में इंडिया लिखा होता है, भारत वाले में भारत लिखा होता है, बस वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। ठीक है, तो भारत और इंडिया का जिक्र है, यह आपने अच्छे तरीके से देखा और समझा। अब अपना प्रश्न क्या बनता है, यह अर्थ समझने की जरूरत है आपको। मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा वर्बल तरीके से, समझिए प्रश्न को। अगले पेज पर देख लो, कोई बात नहीं। यहां पर देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में यह नहीं आता कि लोकतंत्र और गणतंत्र क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके समझ में आए। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र, जहां जनता सर्वोच्च होती है, जनता सर्वोच्च होती है। और लोकतंत्र में क्या होगा, जनता सर्वोच्च होगी और जनता प्रतिनिधि चुनेगी, और ये प्रतिनिधि आगे जाकर संसद में बात रखेंगे। जनता किसी की सरकार बना सकती है, किसी की गिरा सकती है, मतलब बना सकती है, गिराना तो प्रतिनिधियों का काम है। और गिरा सकती है का मतलब 5 साल बाद कार्यकाल होने के कंप्लीट बाद बता देगी आपने ये नहीं किया। लोकतंत्र लोगों का तंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का तंत्र, जहां पर राजा सर्वोच्च है। गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर शासन वंशानुगत ना हो, जहां पर शासन वंशानुगत न हो। मेरा कहने का मतलब जहां पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए कोई चुना जाता हो। जिस तरीके से अपने भारत के अंदर 5 साल के लिए कोई बंदा चुना जाता है, 6 साल के लिए चुना जाता है, 3 साल के लिए चुना जाता है, तो ये इस तरीके की बात आए तो आपका आएगा शासन वंशानुगत ना हो या निश्चित अवधि के लिए चुना जाए तो उसको बोलेंगे गणतंत्र। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब आपके कई बार प्रश्न आएगा तो हमारे को यह बताओ भी पंथ निरपेक्ष क्या है। कई बार किताबों में पंथ निरपेक्ष आ जाता है, कई बार आपको पजल करने के लिए धर्म निरपेक्ष दे देते हैं। अब आपके पेपर में यह भी प्रश्न आ जाए, और वो प्रश्न क्या रहेगा वो देखो, भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और आपको पजल करने के लिए देंगे भारत एक हिंदू राज्य है, जो कि आपका ऑप्शन गलत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत सभी धर्मों को बराबर मानता है। एक तो ये हो गया, भारत किसी भी धर्मों के साथ भेदभाव नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है। मेरा कहने का मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब है भारत का कोई धर्म नहीं है, जितने ही धर्म है वो सारे बराबर है। भारत किसी धर्म को नहीं मानता, ठीक है, भारत एक पंथ निरपेक्ष है। भारत सभी धर्मों को बराबर मानता है, ये भी बात सही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये पंथ निरपेक्ष के अंदर आएगा, ये लोकतंत्र के अंदर आएगा, ये गणतंत्र के अंदर आएगा। अब आपका एक प्रश्न आएगा, प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? क्या होता है प्रभुत्व संपन्न? क्या होता है प्रभुत्व संपन्न? प्रभुत्व संपन्न उसको कहते हैं जहां पर प्रभु, मेरे कहने का मतलब विदेशियों का कोई दबाव नहीं है, विदेशियों का कोई दबाव नहीं है। आप अपने आंतरिक और बाह्य नियम खुद बना सकते हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब आप प्रभु हैं अपने देश के, चाहे वो आंतरिक नियम हो चाहे वो बाह्य नियम हो, आप अपने खुद बना सकते हैं। तो हमने ये प्रस्तावना के बारे में पढ़ा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट था, और अब हम इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं इनके साथ ही। आप जल्दी जल्दी उत्तर देना, उसके बाद में हम अगली क्लास करेंगे।
भारतीय संविधान में प्रस्तावना कौन से, देखिए ये सारे के सारे प्रश्न हैं वो आपको मैंने यहां करवा रखी है, ठीक है। तो आप यहां पर देखना कि मैं क्या करवा रहा हूं आपको, इसका उत्तर दीजिए आप। प्रश्न ये है भारतीय संविधान में प्रस्तावना कौन से देश से ली गई है, तो आपका ऑप्शन ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो आपका उत्तर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए मैंने लिख रखा है वहां, संयुक्त राज्य, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और ये नहीं है। अगला प्रश्न अपना, भारत की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, संशोधन कितनी बार किया गया, तो आपका उत्तर आएगा एक बार। आपको पता होगा 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न अपना, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, अभी मैंने पीछे बताया आपको, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए। अगला प्रश्न अपना, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, मैंने अभी बताया था आपको, राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म, अब ये तो नहीं कह सकते हम हिंदू धर्म है, एक धर्म को स्वीकार किया गया है, ये तो गलत है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब समझने वाली बात है, राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है, खिलाफ तो नहीं है, यह भी नहीं आएगा, यह आपका उत्तर हो जाएगा। किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता है, सारे बराबर है। थोड़ा सा इनमें अंतर है, आप समझना इसको, कहीं आप सोचोगे खिलाफ और अंतर ना होना, स्वीकार न करना तो ये अलग अलग नहीं, स्वीकार न करना एक अलग चीज है, खिलाफ होना एक अलग चीज। अगला प्रश्न, भारत एक गणतंत्र देश है, अभी मैंने बताया आपको गणतंत्र के बारे में, ये देखिए गणतंत्र के बारे में अभी बताया था, ये देखो आप यहां करवाया था आपको, ठीक है। तो हम प्रश्न है अपना गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, नहीं, जनता ने तो चुन दिया, प्रतिनिधि करेंगे अभी तो, अपने हाथ से निकल गया काम। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था तो है, ठीक है ये तो, पर गणतंत्र की परिभाषा पूछी है इन्होंने। भारत राज्यों का एक संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, ये भी बात ठीक है, पर गणतंत्र की परिभाषा सही रहेगी आपकी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये तो संविधान की विशेषताएं हैं ऊपर वाली। अगला प्रश्न अपना, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, प्रश्न है, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, विधानमंडलों में अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए, अब देखो निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है, तो यह गणतंत्र की परिभाषा है, क्योंकि यहां वंशानुगत शासन नहीं है, तभी तो निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है। मैंने ये गणतंत्र के 2 प्रश्न इसलिए लिए ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कोई बच्चा गलती ना करे। अगला प्रश्न अपना, भारत की संप्रभुता, अब देखो संप्रभुता किसमें है, संप्रभु, ये भगवान कौन है अपने भारत में, भगवान तो जनता है, ये लो, और तो नहीं है, भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, भारत की जनता है सर्वोच्च, संप्रभु, प्रभु भगवान वही है। अगला प्रश्न अपना, कल्याणकारी राज्य, अब अपने गांव में कई बार नेता आते हैं, आप मेरी सरकार बनवा दो, आप मेरे को विधायक बनवा दो, आप मेरे को एमएलए बनवा दो, आप मेरे को एमपी बनवा दो, और मैं आपका कल्याण कर दूंगा। अब उस नेता को तो पता नहीं कल्याण की परिभाषा क्या होती है, कल्याण की परिभाषा होती है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कमजोर वर्गों को कल्याण तभी होगा ना जब थोड़े से ऊपर है और ये नीचे है, हम इसको इसके ऊपर बराबर लाएंगे तभी तो कल्याण होगा। यदि ये नीचे जाएगा तो कल्याण कहां से होगा, ये ऊपर जाता जाएगा, ये नीचे जाता जाएगा, कल्याण नहीं होगा। कल्याण का मतलब होता है नीचे वालों को ऊपर उठाना और ऊपर वालों को वहीं रखना, पर वो उसकी काबिलियत के हिसाब से ऊपर जाएगा, व्यवहारिक बात है ये तो। अगला प्रश्न अपना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है, सही क्रम बताना है आपको, ठीक है। सही क्रम के लिए आपको यह प्रश्न चूज करना पड़ेगा।
ये देखो, ये रहा सही क्रम, याद रख लेना। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, परतंत्र निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्रम है इसका, ये आप पढ़ लेना एक बार। तो इसके लिए यहां पर देखो अपना प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, पंथ निरपेक्ष पहले आएगा तो ये गलत हो गया, पंथ निरपेक्ष पहले आएगा तो प्रभुत्व संपन्न पहले आएगा, ये भी गलत हो गया। प्रभुत्व संपन्न है पर इसमें ये आगे पीछे कर दिया इन्होंने, ये देखो समाजवादी पहले आएगा, पंथ निरपेक्ष बाद में आएगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम, अब आदर्श देखो, दर्शन देखो या संविधान निर्माताओं के विचार देखो, तो वो हम प्रस्तावना में देखते हैं कि संविधान बनाने वालों ने क्या क्या बातें रखी होगी, क्या समझा होगा, ये सारे के सारे आदर्शों की बात आएगी, या प्रस्तावना के अंदर जो भी चीज आएगी तो वो संविधान निर्माताओं ने क्या तो उनके दर्शन थे, क्या उनके आदर्श थे, क्या उनकी विचारधाराएं थी, वो सारे की सारी बातें हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला प्रश्न अपना, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? गण, समझिए प्रश्न को। अरे हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। और 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। लोकतांत्रिक क्या होता है? जहां पर वयस्क वोट डालते हैं, और वयस्क वोट डालेंगे, लोकतांत्रिक अधिकार। और गणराज्य बना 1950। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 1950। मैंने उससे पहले वाली वीडियो में करवा रखा है कि भारत 1947 में आजाद हुआ, 1950 तक भारत का डोमिनेंट स्टेट, अर्ध राज्य की संज्ञा रही। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के से ली है, पर प्रस्तावना हमने अमेरिका से ली है। अगला प्रश्न आपका, प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। इन दोनों में से आ सकता है क्या? प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। आप प्रस्तावना में पढ़ते हैं तो जो तीसरा चौथा वर्ड आएगा लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। मैंने आपको बताया न्याय 3 प्रकार का है। अब इसने क्रम नहीं पूछा है, मैंने कहा ना आपको न्याय 3 प्रकार का है, जो कि यहां पर ये देखो न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब इसने ये नहीं पूछा भी इनका क्रम लगाओ, पर इसने तो ये पूछ लिया भी आप हमारे को ये बताओ जी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्रम पूछते तो आप पजल हो जाते हैं। प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसमें तो 2 का ही जिक्र है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये भी 2 का जिक्र है। अब यहां पर आते ही बच्चे पजल हो जाएंगे, आर्थिक आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है कहीं गलत तो ना करवा दिया हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि वहां प्रस्तावना के अंदर आर्थिक का जिक्र है, 3 प्रकार का जिक्र है न्याय का, सामाजिक, आर्थिक और न्याय, राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न आपका, भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय, अब देखो ये देखो आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में तो नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार से तो हमने हटा दिया ना, क्या हटा दिया? संपत्ति का अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार गया,
और ये मौलिक अधिकार गया, दो तो कट गए। तो उद्देशिका में आर्थिक का जिक्र है, नीति निर्देशक सिद्धांत में है, आपका उत्तर आ गया। ठीक है ना। यहां आर्थिक आते ही अधिक बच्चे पजल हो जाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे संविधान की आत्मा तो देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संविधान की उद्देशिका, नीति निर्देशक सिद्धांत या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्या है, संविधान की उद्देशिका है, चाहे वो प्रस्तावना है, वो संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है, ये आपका राइट आंसर हो। कुछ बच्चे कहेंगे जी फिर अनुच्छेद 32 क्या है बताओ, अनुच्छेद 32 क्या है बताओ, कहेंगे बच्चे। तो उनको मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, मान ली आपकी बात। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, ये मैं मान ली लो। मानता क्यों नहीं, मान लिया आपकी बात, संविधान की आत्मा है। पर यहां पर पर्सन की स्टेटमेंट चेंज होगी। क्या होगी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जिक्र आए तब प्रश्न चेंज हो जाएगा। अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो संविधान की आत्मा है। किसके अनुसार? डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार, या अनुच्छेद 32 ऑप्शन में आएगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो प्रश्न को समझना, यदि सीधा ही आए संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो आपका उत्तर प्रस्तावना आएगा। प्रस्तावना ऑप्शन में ना हो तो मौलिक अधिकार कर देना चाहिए, पर रियल उत्तर रहेगा संविधान की आत्मा का प्रस्तावना। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो आपका उत्तर आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो आज हमने ये प्रश्न किए और प्रस्तावना को आपने अच्छे तरीके से समझा, और मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। हम ऐसे करवाएंगे, उसकी थ्योरी भी करवा दी, उसके प्रश्न उत्तर भी करवा दिए, जो विशेष रूप से जो इंपॉर्टेंट तरीके से है, क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, कहां कहां से प्रश्न उठ सकते हैं। हमने एसएससी एचएससी कुछ एक दो प्रश्न थोड़े अपर लेवल के, कुछ डाउन लेवल के, सभी का मिश्रण कर दिया, ताकि आपका जो प्रस्तावना का टॉपिक हो उससे कोई प्रश्न बाहर ना निकले। तो आपको यदि वीडियो पसंद आए ना, तो आप वीडियो को शेयर किया करो, उसको लाइक किया करो, ताकि आपका हमारा मतलब जो हमारा अपना YouTube है वो थोड़ा ग्रोथ कर ले, और हमारे को आनंद आए कि हमारी वीडियो इतने तक पहुंची है। और हमारे को सबसे बड़ी खुशी की बात यह होगी कि आप जो अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, उसमें से सारे के सारे प्रश्न देखने को पेपरों में मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।